जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई में जो है एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लगे होंगे। मैं सौरभ कुमार, सौरभ स्टडी सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताने वाला हूँ, जो केमिस्ट्री का धड़कन माना जाता है, केमिस्ट्री का जो है दिल माना जाता है। इसके बिना आप केमिस्ट्री में समझिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो समझिए कुछ नहीं आ रहा है। बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप केमिस्ट्री में अधूरे हैं, केमिस्ट्री में आपको बहुत कम जानकारी है, इसका मतलब समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आज हम जो है पूरे शून्य से लेकर के एकदम शिखर तक आपको बताने का प्रयास करेंगे और कहीं पर भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। आप सभी जगह यूट्यूब पर वीडियो देख देख करके जो है तबाह हो गए हैं, फिर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में नहीं आया है तो यह वीडियो एक बार जरूर देख करके देखिए। आपके माइंड में जो है हम पूरा एकदम देहाती स्टाइल में संपूर्ण बातें जो है ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो यह वीडियो जरूर देखिए एक बार, आपको पूरा 100% इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा। और बिल्कुल बेसिक से हम बात करेंगे, पूरे जीरो लेवल से आखिरकार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मुख्य स्रोत माना जाता है, परमाणु का जो मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके बारे में हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे और एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं, यह वीडियो का जो है दो पार्ट में हम विभाजित कर देते हैं। पहला पार्ट में आपको हम संपूर्ण थ्योरी कराएंगे और दूसरा पार्ट में आपके लिए भर भर करके जो है हम प्रश्न यानी कि क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, जिसके माध्यम से आप यूं चुटकियों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा है तो समझिए केमिस्ट्री में कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक नहीं आएगा तो आवर्त सारणी जो केमिस्ट्री का धड़कन माना जाता है, केमिस्ट्री का जो फेफड़ा माना जाता है आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को, तो उसमें आप कुछ नहीं पता कर पाइएगा कि आखिरकार किस आवर्त में कौन सा एलिमेंट है, किस आवर्त में कौन सा एलिमेंट है और किस एलिमेंट का परमाणु संख्या कितना होता है। समस्त चीज के बारे में जो है आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप वैलेंसी कैसे निकालिएगा, यानी कि संयोजकता कैसे निकालिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालिएगा, किसी भी आवर्त का किसी भी पीरियोडिक टेबल में, यानी कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, यानी कौन सा आवर्त का है, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण बातें करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। चलिए मेरे दोस्त, आज की क्लास को जो है हम शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सबसे छोटा इकाई होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो शुरुआत होता है, वहां से हम शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो मोबाइल को रोटेशनल मोड में रख करके पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको समझ करके रखना है परमाणु के बारे में। तो हम सबसे पहले आपको परमाणु के बारे में समझाएंगे। हेडिंग में लगा लीजिए आप परमाणु, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम एटम। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सबसे मुख्य स्रोत होता है, सबसे छोटी इकाई होता है, आपको सबसे पहले परमाणु के बारे में समझना है, तभी जाकर के आप पता कर पाइएगा कि आखिरकार इलेक्ट्रॉन कहां से आया, प्रोटॉन कहां से आया, न्यूट्रॉन कहां से आया। तो सबसे पहले आपको जानकारी रखना है कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में दो वैज्ञानिक जो है सबसे पहले बता चुके हैं। एक वैज्ञानिक का नाम था डाल्टन और दूसरा सबसे पहले वैज्ञानिक आए थे महर्षि कनाड। बात है प्राचीन काल का। प्राचीन काल में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक रसायन शास्त्री हुआ करते थे, जिनका नाम था महर्षि कनाड। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम था, पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे, एक एक बात पर चर्चा करेंगे। परमाणु के बारे में सबसे पहले जो बताए थे, परमाणु के बारे में सबसे पहले जो है महर्षि कनाद नामक रसायन शास्त्री ने बताया था। रसायन शास्त्री ने बताया था। महर्षि कनाद जो है संस्कृत में भी काफी सारे ग्रंथ लिख चुके हैं, लेकिन केमिस्ट्री में भी जो है इसका काफी ज्यादा योगदान है। तो महर्षि कनाड ने क्या बताया था, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया। उसके बाद महर्षि कनाड का थोड़ा बहुत योगदान रहा परमाणु के क्षेत्र में, परमाणु के खोज के क्षेत्र में, एटम के खोज के क्षेत्र में। लेकिन उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए यहाँ पर, जिसका नाम था यहाँ पर डाल्टन। महर्षि कनाड के बाद जो है डाल्टन नामक एक रसायन शास्त्र की इस माया भरी दुनिया में एंट्री हुआ यहाँ पर डाल्टन का। अब डाल्टन क्या बताए परमाणु के बारे में कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है। परमाणु को हम देखिए, एक बार हम आपको परमाणु के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं। परमाणु के बारे में
सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, यानी सबसे छोटा से छोटा कण को हम लोग जो है परमाणु कहते हैं। जैसे आप मार्केट में लड्डू जो खाइएगा तो लड्डू का जो सबसे छोटकिनमा कण होता है उसको पीस करके इसे निकाल लीजिएगा, और पीसा हुआ छोटकिनमा सा जो कण होता है उसी को हम लोग कहते हैं परमाणु, यानी छोटा से छोटा कण को हम लोग कहेंगे परमाणु। यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को ही हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। लेकिन जब रसायन शास्त्र की इस माया भरी दुनिया में डाल्टन का एंट्री हुआ तो डाल्टन ने क्या कहा, महर्षि डाल्टन नाम का जो वैज्ञानिक था, डाल्टन ने क्या कहा यहाँ पर, डाल्टन कहा कि डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत भी दिया था, लेकिन उसके आगे में हम यहाँ पर उतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम यहाँ पर मेन मुद्दा रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरी तरह से समझा दे, आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना हो, इसके लिए कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जान लेना है। आखिरकार कैसे इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एंट्री हुआ, कैसे प्रोटॉन का एंट्री हुआ और कैसे न्यूट्रॉन का एंट्री हुआ, उसके बाद हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताएंगे, वो भी अबॉव सिद्धांत के अनुसार। जब हम क्लास 9 में आपको परमाणु संरचना नाम का वो चैप्टर पढ़ाएंगे, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें संपूर्ण जानकारी के बारे में आपको बताएंगे, एक एक बात के बारे में बताएंगे, आखिरकार परमाणु होता क्या है, अणु होता क्या है, यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तत्वों का निर्माण कैसे होता है, सब कुछ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक विशेष टॉपिक को लेकर के आए हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए हम शॉर्ट थ्योरी के साथ आपको जो है संपूर्ण बातें समझाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, तो समझने का प्रयास कीजिए। तो उसके बाद जो है रसायन शास्त्र के इस माया भरी दुनिया में डाल्टन का एंट्री हुआ। तो डाल्टन ने क्या बताया कि डाल्टन ने बताया यहाँ पर, डाल्टन का मत क्या था कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण है, यानी इसको हम और अधिक टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए लड्डू जो होता है मार्केट में, वह मोतीचूर का जो लड्डू आप लोग कहते हैं, उस लड्डू में से एगो कण निकालिएगा, उस लड्डू को पीस करके एगो छुटकिनमा सा कण निकालिएगा और फिर आप प्रयास कीजिएगा उस कण को भी हम पीस दे इस प्रकार से, तो वह संभव ही नहीं है। यानी परमाणु का और अधिक टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, डाल्टन बताए थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता परमाणु का भी टुकड़ा कर दिया गया, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कण का भी टुकड़ा कर दिया गया। किसके द्वारा? डाल्टन तो बता दिए थे कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है। डाल्टन ने क्या बताया था, आपको याद करके रखना है कि परमाणु जो है, परमाणु एक अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण का मतलब क्या होता है, इसका और अधिक जो है टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है, इसका और अधिक हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात हुआ यहाँ पर 17वीं शताब्दी का। अब बात आया यहाँ पर 17वीं शताब्दी में, तो 17वीं शताब्दी में क्या है, यहाँ पर क्या घटना घटित हुआ। 17वीं शताब्दी में जो है परमाणु के मौलिक कण का खोज होने लगा। डाल्टन ने क्या बता दिया था कि परमाणु जो है एक अविभाज्य कण है, यानी इसका टुकड़ा संभव है ही नहीं है, यह अविभाज्य कण है। सूक्ष्म से सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं और परमाणु का खंडन संभव नहीं है, यानी यह जो है एक प्रकार का अविभाज्य कण है। लेकिन जब 17वीं शताब्दी का बात हुआ यहाँ पर, तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पर परमाणु के मौलिक कण का जो है खोज होने लगा। तो 17वीं शताब्दी का हम बात कर रहे हैं। 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, परमाणु के मौलिक कण का खोज होने लगा। परमाणु के मौलिक कण का खोज हुआ। आपको परीक्षा में एग्जाम में पूछा जाएगा कि परमाणु के मौलिक कण का खोज कब हुआ, तो आपको बोलना है 17वीं शताब्दी में। तो बात आया यहाँ पर 17वीं शताब्दी में, तो परमाणु के मौलिक कण का खोज होने लगा। अब डाल्टन बता दिया था, डाल्टन साहब जो है इस रसायन शास्त्र के माया भरी दुनिया में डाल्टन क्या बताए थे, डाल्टन बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु का टुकड़ा संभव नहीं है। तो परमाणु का मौलिक कण उत्पन्न होगा कैसे, परमाणु के अंदर से ही कोई कण निकलेगा तो निकलेगा। और यह क्या बताए थे कि परमाणु का खंडन संभव नहीं है। लेकिन जब 17वीं शताब्दी का बात हुआ, जब परमाणु के मौलिक कण का खोज होने लगा, इसका बात जो है पूरी तरह से गलत साबित हो गया। इसीलिए कहते हैं ना कि केमिस्ट्री जो है पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ चैप्टर है। चैप्टर नहीं यानी कि सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में आपको जगह जगह एक्सेप्शन मिलेगा। कोई वैज्ञानिक आएगा, उसके बारे में अपना मत दे करके जाएगा, कुछ दिन के बाद एक और वैज्ञानिक आएगा और उसके मत को जो है गलत साबित करके चला जाएगा। तो आपको पढ़ करके जो है खुद दिमाग खराब होने लगेगा कि आखिरकार हम इसको पढ़े तो पढ़े क्यों, गलत चीज दिया था तो हम इसको पढ़े क्यों। लेकिन आपको गलत चीज याद रखना है और गलत चीज को ही जो है एग्जाम में लिख करके आपको नंबर दिया जाता है।
तो केमिस्ट्री में आपको यह सब इतना टेंशन नहीं लेना है कि आखिरकार यह परमाणु एक अविभाज्य कण है, गलत बता दिया तो हमको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है कि डाल्टन गलत बताया था, आप गलत चीज को आप याद रखिए और वहीं पर जो है आपको नंबर मिलेगा। अब 17वीं शताब्दी का बाद जब ये आया तो परमाणु के बारे में जो डाल्टन बताए थे कि अविभाज्य कण है, इसका खंडन संभव नहीं है। और जब ये डाल्टन आया यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया कि परमाणु के मौलिक कण का जो खोज होने लगा यहाँ पर 17वीं शताब्दी में, तो जब ये परमाणु के मौलिक कण का खोज हुआ, हम आपको डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर कोई गोलाकार परमाणु है, क्योंकि सूक्ष्म से सूक्ष्म कण है, आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको परमाणु दिखेगा, वैसे खुली आंखों से हम इसको देखिए नहीं सकते हैं। तो गोलाकार आप मान लीजिए यहाँ पर कोई परमाणु है, जब परमाणु के मौलिक कण का खोज हुआ, अब परमाणु का जो यहाँ पर केंद्र होता है, कोई भी छोटा से छोटा पॉइंट भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ केंद्र जरूर होगा, सेंटर कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो यहाँ पर परमाणु का जो केंद्र होता है उस केंद्र को जो है हम लोग कहते हैं नाभिक। परमाणु के केंद्र को कहते हैं हम लोग नाभिक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियस, NUCLUES इसको लिखेंगे न्यूक्लियस। परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं तो आपको याद रखना है सेंटर यानी कि न्यूक्लियस, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जब ये परमाणु का खंडन किया गया, परमाणु के मौलिक कण का खोज हुआ, तो परमाणु का जब ये खंडन हुआ तो उसमें से 3 प्रकार का कण निकला। परमाणु का खंडन किया गया तो उसमें से 3 प्रकार का कण निकला। पहला निकला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और जब फिर किया गया खंडन उसके बाद निकला यहाँ पर प्रोटॉन, और उसके बाद जो है यहाँ पर तेसरका एक और कण का एंट्री हुआ जिसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रॉन। यानी परमाणु का जब खंडन किया गया तो उसमें से निकला है वो इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। जो हम संकेत लिखे हैं इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन, दूसरा जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन, और तीसरा यहाँ पर निकला प्रोटॉन। यानी परमाणु का जब खंडन किया गया तो उसमें से 3 प्रकार का कण निकला, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब देखिए परमाणु जो होता है, जैसे आप भी अपने घर में रहिएगा तो आपके घर का भी अलग अलग नाम होता है। जैसे आप खाना बनाने के लिए किचन रूम का इस्तेमाल कीजिएगा, नहाने के लिए जो है स्नान घर का इस्तेमाल, नहान घर के लिए जो है आप स्नान घर नामक शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से परमाणु के अंदर में भी कुछ ना कुछ उसका जो घर होगा उसका भी कुछ ना कुछ नाम है। उसी प्रकार से हमारा जो परमाणु होता है, मान लीजिए कि इस गोलाकार आवरण को ही हम परमाणु कहेंगे, और परमाणु का जो केंद्र होता है उस केंद्र को हम लोग कहते हैं नाभिक यानी कि न्यूक्लियस। इसको हम लोग कहेंगे नाभिक, परमाणु को केंद्र को कहेंगे हम लोग नाभिक। और एक और बात आपको समझ करके रखना है कि नाभिक के चारों तरफ जो है इस प्रकार से कक्षाएं होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग ऑर्बिट। नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार से कक्षा होता है जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। और नाभिक के चारों तरफ जो है 4 प्रकार का कक्षा होता है, 4 कक्षाएं होता है। इस प्रकार से पहला कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, तीसरा कक्षा और चौथा कक्षा। इस सब का सब जो है यहाँ पर कक्षाएं हैं, इन सभी को कहेंगे हम लोग कक्षाएं, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट। यानी कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं होता है, कितना ऑर्बिट होता है, तो आपको याद रखना है कि परमाणु में जो है 4 ऑर्बिट होता है, 4 कक्षाएं होता है। अब चारों कक्षाएं के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परमाणु जो होता है, परमाणु के बारे में सबसे पहले बताने वाले व्यक्ति का नाम था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड ने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था, उसके बाद कुछ नहीं बताया था, परमाणु शब्द के बारे में सिर्फ बताया था। लेकिन उसके बाद इस रसायन शास्त्र के इस माया भरी दुनिया में, एक्सेप्शन भरी दुनिया में एंट्री हुआ डाल्टन का। डाल्टन क्या बता दिया यहाँ पर कि परमाणु अविभाज्य कण है, यानी परमाणु का टुकड़ा किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन इसका भी बात जो है आगे जाकर के गलत साबित हो गया। जब बात आया 17वीं शताब्दी का, जब परमाणु के मौलिक कण का खोज होने लगा, तो जब परमाणु का खंडन किया गया तो उसमें से 3 प्रकार का कण निकल गया। पहला निकल गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पर प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तब जाकर के डाल्टन का भी बात यहाँ पर गलत साबित हो गया और 3 प्रकार का कण निकल गया। उन्होंने बताया था कि परमाणु का खंडन संभव नहीं है, और जब खंडन हुआ तो 3 प्रकार का कण भी निकल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ध्यान से समझिए यहाँ पर, अब कोई भी परमाणु जो होता है उसका कुछ ना कुछ नाभिक होगा, यानी कि सेंटर होगा। उसी सेंटर को यानी उसी केंद्र को, परमाणु के केंद्र को ही हम लोग कहते हैं नाभिक। और नाभिक का खोज किया था रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक। उतना विशेष हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करने वाले हैं, उतना डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको डिटेल में या पूरा चैप्टर को पढ़ना है तो आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके माध्यम से आप वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जाइए यूट्यूब पर और वहां पर सर्च कीजिए सौरभ स्टडी सेंटर, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
ताकि किसी प्रकार का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब समझिए कि परमाणु का जो केंद्र होता है उसको हम लोग कहते हैं नाभिक, और परमाणु का भी कुछ न कुछ कक्षाएं होता है, ऑर्बिट होता है। तो परमाणु में 4 प्रकार का कक्षाएं होता है। अब सबसे पहले परमाणु का जो मौलिक कण होता है 3 कण होता है। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 मौलिक कण। कौन कौन सा होता है? पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसको। हाँ, तो चलिए मेरे दोस्त, अब बात करने वाले हम परमाणु के मौलिक कण के बारे में। तो अब अगर कॉपी पेन लेकर के आप बैठे हैं तो हेडिंग में लगा लीजिए कि परमाणु के मौलिक कण। परमाणु के मौलिक कण। अब हम बात करने वाले हैं परमाणु के मौलिक कण के बारे में। तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पूरा तरह आना ही चाहिए, तभी आप केमिस्ट्री में कुछ कर पाइएगा, बड़ा बड़ा केमिकल फॉर्मूला बना पाइएगा। अगर यही नहीं आता है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो परमाणु के मौलिक कण के बारे में मैंने बताया। एक तरफ आप लिखिए मौलिक कण। 3 प्रकार का मौलिक कण होता है परमाणु का। चलिए, मौलिक कण में आपको क्या याद रखना है? परमाणु के मौलिक कण के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा कंडीशन में आपको याद रखना है कि किसी भी परमाणु का जो मौलिक कण होता है, मैंने बताया कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद उस मौलिक कण का जो संकेत होता है, उस संकेत के बारे में आपको याद रखना है, और उस पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव की, पॉजिटिव की, कोई भी चार्ज नहीं, उसके बारे में याद रखना है। यानी उसका चार्ज भी याद रखना है, यानी कि आवेश, यानी उस पर कौन सा आवेश होता है। या 3 चीज के बारे में आपको याद रखना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको याद रखना है मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन, पहला मौलिक कण होता है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो मौलिक कण होता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को अंग्रेजी में भी इलेक्ट्रॉने कहते हैं। दूसरा होता है प्रोटॉन। दूसरा होता है प्रोटॉन, इसको भी अंग्रेजी में प्रोटॉने कहते हैं। और तीसरा जो मौलिक कण होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रॉन। इसको अंग्रेजी में भी न्यूट्रॉन कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है इसको ई से सूचित किया जाता है, और उसके बाद प्रोटॉन का जो संकेत होता है इसको पी से सूचित किया जाता है, और न्यूट्रॉन का जो संकेत होता है इसको एन से सूचित किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है निगेटिव, और निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है तो होता है कितना, उसके बारे में भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो होता है निगेटिव, लेकिन कितना चार्ज होता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस में 1.6 गुने में 10 के पावर में -19 और कूलॉम। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है और माइनस में 1.6 गुने में 10 के पावर -19 कूलॉम। उसके बाद प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव में कितना? तो वहां पर याद रखना है 1.6 और गुने में 10 के पावर में -19 कूलॉम। बस माइनस की जगह पर आपको प्लस लगा देना है। तो प्रोटॉन में इतना चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि नो चार्ज। यानी न्यूट्रॉन जो कण होता है यह उदासीन होता है। तो यह बात आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। काफी बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा गया है, काफी ज्यादा कंपटीशन में पूछा गया है। पूछेगा इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो बोलना है इलेक्ट्रॉन पर माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम चार्ज होता है। उसके बाद प्रोटॉन पर कितना चार्ज, तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, यह उदासीन होता है। अब देखिए, आपको पूछेगा इलेक्ट्रॉन धनावेशित कण है कि ऋणावेशित कण है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? ऋणावेशित कण। उसके बाद प्रोटॉन जो है धनावेशित कण, और अनावेशित कण को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का परिभाषा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कहिएगा कि ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, धनावेशित कण को प्रोटॉन कहते हैं, और अनावेशित कण को यहाँ पर न्यूट्रॉन कहते हैं। यानी ऋणावेशित कण को इलेक्ट्रॉन, धनावेशित कण को प्रोटॉन, और अनावेशित कण को जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन कहते हैं।
अब देखिए परमाणु में आखिरकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्थान क्या है, कहां पर जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, कहां पर जो है यहाँ पर प्रोटॉन होता है, और कहां पर किस जगह पर जाकर के न्यूट्रॉन होता है। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम आपको बताने वाले हैं कि परमाणु में किस जगह पर कौन सा मौलिक कण उपस्थित होता है। तो परमाणु के बारे में मैंने आपको बताया कि कुछ इस प्रकार से गोलाकार रचना होता है, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु को वैसे तो हम खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर जूम करके दिखा रहे हैं कि आखिरकार परमाणु होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखिए कि परमाणु का जो ये केंद्र होता है इसको हम लोग कहते हैं नाभिक। इसको हम लोग सबसे पहले कहेंगे नाभिक, अंग्रेजी में अगर बात करेंगे तो न्यूक्लियस। उसके बाद नाभिक के चारों तरफ जो होता है इस प्रकार से 4 प्रकार का कक्षा होता है। अब कक्षा का नाम क्या होता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए परमाणु के नाभिक में जो है परमाणु का 2 मौलिक कण होता है, पहला होता है इलेक्ट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। बाहर बना दे रहे हम यहाँ पर, परमाणु के नाभिक में सबसे पहले प्रोटॉन तो होता ही है, और दूसरा जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन भी जो है परमाणु के नाभिक में होता है। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन में होता है निगेटिव चार्ज, इसीलिए यह जो है चारों तरफ ऐसे ऐसे कक्षा का जो है चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज सबके चारों तरफ जो ऐसे चक्कर लगाते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा में उपस्थित रहता है और चारों तरफ इस प्रकार से चक्कर लगाते रहता है। अब कक्षा का नाम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, इलेक्ट्रॉन जो है कक्षा का चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वहां पर एकदम विराजमान है नाभिक के अंदर में। लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसीलिए यह जो है कक्षाओं का चक्कर लगाते रहता है, चारों तरफ घूमते रहता है। तो पूछेगा आपको निम्नलिखित में से कौन गतिमान कण है, तो गतिमान, गति में कौन है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन जो है गति में है। इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर, गति में है। प्रोटॉन क्या है, तो प्रोटॉन के बारे में आपको समझ करके रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है यह सीमित मात्रा में नाभिक के भीतरे में हमेशा के लिए बैठा हुआ रहता है, कहीं पर भी यह गति करता ही नहीं है। गति करने का काम है इलेक्ट्रॉन का, चारों तरफ चक्कर लगाने का। अब देखिए यहाँ पर समझ करके रखना है कि ये 4 प्रकार का जो कक्षा है जिसका चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, उसका नाम क्या है। तो सबसे पहला कक्षा है के, दूसरा एल, तीसरा एम और चौथा एन। यानी कक्षाओं का चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। कक्षा का चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब कक्षा का नाम क्या है, तो के एल एम एन। याद रखना है कक्षा का नाम क्या है, तो कक्षा का नाम है परमाणु में उपस्थित कक्षाएं। परमाणु में उपस्थित कक्षाएं के बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला कक्षा क्या होता है, तो सबसे पहला कक्षा है के, दूसरा कक्षा क्या है यहाँ पर एल, तीसरा कक्षा क्या है यहाँ पर, तो तीसरा कक्षा है यहाँ पर एन, और चौथा कक्षा है यहाँ पर एम, यानी के एल एम एन। याद रखना है कक्षा का नाम क्या है, तो के एल एम एन। पहला कक्षा का नाम क्या है, तो के, दूसरा कक्षा का नाम क्या है, तो एल, तीसरा कक्षा का नाम क्या है, तो एन, चौथा कक्षा का नाम क्या है, तो एम, यानी के एल एम एन। यह जो है परमाणु के 4 कक्षाएं हैं, और इन कक्षाओं का चक्कर लगाने का काम किसका है, तो इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जो है चारों कक्षाओं का चक्कर लगाते रहता है। अब आप समझ करके रखिए कि किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, यह भी आपको याद रखना है। तो किसी भी, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करके रखना होगा। यहाँ पर हम एक फॉर्मूला आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक विशेष फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप आसानी से कक्षाओं में कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है कि किसी भी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n², यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में, किसी भी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। किसी भी परमाणु के नाभिक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। आइए इस फॉर्मूला के माध्यम से किस प्रकार से हम के एल एम एन यानी कि चारों कक्षाओं में कितना इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में होता है इसके बारे में बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे के बारे में। तो के जो है यहाँ पर पहला कक्षा है। तो पहला कक्षा के लिए एन जो होता है यहाँ पर लिखना है जहां एन कक्षाओं की संख्या, जहां एन जो होता है कक्षाओं की संख्या होता है। जैसे के में हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना है, तो के कक्षा में इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला कक्षा है तो फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। अब ध्यान से समझिए, 2 गुना में n की जगह पर पहला कक्षा तो 1 डालेंगे, n की जगह पर पहला कक्षा है तो 1 डालेंगे। उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे। अब 2 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो 2, यानी के में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पूछेगा आपको के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको याद रखना है 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अब जैसे एल में याद रखना है, तो एल जो है यहाँ पर दूसरा कक्षा है, और दूसरा कक्षा में भी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या याद करना है। यही फॉर्मूला है 2n²। अब ध्यान पूर्वक समझिए, 2 गुना में n की जगह पर कितना डालेंगे, यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर होगा 8, यानी एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 8 को इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद जैसे आपको एन कक्षा में निकालना है, तो एन है यहाँ पर तीसरा कक्षा, और तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में आपको जानना है। यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। अब ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए विद्यार्थी सब। उसके बाद एन में तीसरा कक्षा है तो 3, यहाँ पर एन की जगह पर डालेंगे 3, यानी 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9, और 9 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर होगा 18, यानी तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे हम निकाल लिए, यही फॉर्मूला है 2n²। एन की जगह पर मान बैठाते चलिए, फॉर्मूला अपने आप निकलेगा। के का मान 1 रखे तो पहला के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 8, एन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 18। अब बारी है एम कक्षा का। तो एम जो है लास्ट कक्षा है, यानी कि चौथा कक्षा है। तो चौथा कक्षा यानी कि चौथा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। अब जहां पर n है वहां पर डालिए 4, 4 का स्क्वायर। अब देखिए 2 गुना में 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका हो जाएगा 16, और 16 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 32। तो मेरे दोस्त, आपको काफी आसानी तरीका से जो है, काफी आसान भाषा में हम समझाने का प्रयास किए हैं कि के कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, एन कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, एम कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 8, 18, 32। आप एकदम ट्रिकली याद रख लीजिए, 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32। क्या याद रखना है, 2, 8, 18, 32। 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2, एल में 8, एन में 18, एम में 32, यानी कि 2, 8, 18, 32 आपको याद रख लेना है। तो आपको यह तो याद होगा ही कि कक्षाओं का जो चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन लगाता है, लेकिन कक्षा भी किसी का चक्कर लगाता होगा। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम किसी से नहीं पढ़ रहे हैं, हमको भी कोई पढ़ा रहा है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कक्षाओं का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, उसी प्रकार से कक्षा भी किसी का चक्कर लगाता है। तो ये बात भी आपको समझ करके रखना है। कक्षाओं का चक्कर जो है इलेक्ट्रॉन लगाता है, उसी प्रकार से तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से कक्षाओं का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, उसी प्रकार से कक्षा भी किसी का चक्कर लगाता होगा। जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, तो हमको भी कोई पढ़ाता होगा। उसी प्रकार से जैसे कक्षा का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है, उसी प्रकार से कक्षा भी किसी का चक्कर लगाता है। अब कक्षा किसका चक्कर लगाता है, तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान पूर्वक अपने खोपड़ी में ट्रांसफर करके रखना है कि कक्षा लगाता है उपकक्षा का चक्कर। अब आप उपकक्षा क्या वाला है इसके बारे में समझिए। तो आपको नोट में याद करके रखना है या स्टार पॉइंट में समझ लीजिए कि कक्षा जो है, कक्षा किसका चक्कर लगाता है, तो कक्षा का चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है। कक्षा का चक्कर जो है इलेक्ट्रॉन लगाता है, लेकिन कक्षा किसका चक्कर लगाता है, तो उपकक्षा का चक्कर लगाता है। परंतु कक्षाएं जो है उपकक्षा का चक्कर लगाता है, उपकक्षा का चक्कर लगाता है। तो परंतु कक्षा जो है उपकक्षा का चक्कर लगाता है, और उपकक्षा जो है निम्नलिखित प्रकार से है। तो हम यहाँ पर आपको उपकक्षा का नाम बताने का प्रयास कर रहे हैं। उपकक्षा जो है वह भी उपकक्षा भी 4 प्रकार का है। सबसे पहला उपकक्षा जो है वो उसको कहते हैं हम लोग एस, दूसरा उपकक्षा जो है उसको कहते हैं पी,
और तीसरा आपको याद रखना है डी, और चौथा या आपको याद रखना है एफ, यानी SPDF। उपकक्षा का नाम क्या है? पहला का एस, दूसरा का पी, तीसरा का डी और चौथा का एफ, यानी SPDF। पीरियोडिक टेबल का जो धड़कन माना जाता है, पीरियोडिक टेबल का जो मुख्य सारांश होता है इसी पर निर्भर होता है, SPDF। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में आप थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होगा ही। इसी पर पूरा पीरियोडिक टेबल अटका हुआ है, मेन कंडीशन है, इसी को समझना। इसी पर पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका निर्भर है। अगर आप उपकक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूं चुटकियों में निकाल लीजिएगा। ये आपको समझना है कि SPDF यह 4 प्रकार का जो है उपकक्षा होता है, जिसका चक्कर कक्षा लगाता है। अब कौन सा कक्षा में कितना उपकक्षा होता है ये भी आपको समझ करके रखना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में इससे आगे आपको बताएंगे। चलिए अब बात करने वाले हैं कक्षाएं के बारे में और उपकक्षा के बारे में। तो आपको एक सारणी के माध्यम से हम समझाएंगे। एक तरफ आप लिखिए कक्षा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्बिट, और एक तरफ आपको लिखना है उपकक्षा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सब ऑर्बिट। थोड़ा बहुत पहले इधर समझिए, मैंने आपको क्या बताया कि परमाणु जो होता है उसका 3 मौलिक कण होता है। पहला जो होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से चारों तरफ कक्षाओं का चक्कर लगाते रहता है। और परमाणु का कितना कक्षा होता है? तो 4 कक्षा होता है। पहला कक्षा को कहते हैं के, दूसरा एल, तीसरा है यहाँ पर एम और चौथा है यहाँ पर एन। पहला कक्षा को कहेंगे के, दूसरा को एल, तीसरा को यहाँ पर हम कहेंगे एम और चौथा कक्षा को कहेंगे हम यहाँ पर एन। अब देखिए ध्यान पूर्वक समझिए कि परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर कक्षा का चक्कर कौन लगाता है? तो चारों तरफ कक्षा का चक्कर लगाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। तो पहला कक्षा है यहाँ पर के, और के में कितना इलेक्ट्रॉन था? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करें तो के में था 2 इलेक्ट्रॉन। के में इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन था, के में 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद दूसरा कक्षा था एल, एल में कितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर? तो एल में था यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरा कक्षा था एम, और एम में कितना इलेक्ट्रॉन था? तो एम में यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन था। और लास्ट में था यहाँ पर एन, और एन में कितना इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर? तो एन में जो है आपके पास 32 इलेक्ट्रॉन था। तो 2, 8, 18, 32 सभी में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आपको याद रखना है कि के कक्षा में कौन सा उपकक्षा चक्कर लगाएगा? तो के कक्षा में होता है एस। उसके बाद एल में क्या होता है? तो एस भी होता है। उपकक्षा के बारे में बताया आपको कि होता है पहला उपकक्षा एस, दूसरा पी, तीसरा होता है डी और चौथा एफ, यानी SPDF। तो के कक्षा में होगा ओनली 1 एस इलेक्ट्रॉन, एल में हो जाएगा एस और पी दोनों इलेक्ट्रॉन। उसके बाद एम में जो है एस भी होगा, पी भी होगा और साथ में डी भी होगा। और एन में जो है एस होगा, पी होगा, डी होगा और साथ में एफ भी होगा। यानी के में ओनली 1 एस, पी में, एल में क्या होगा? SP दोनों, और उसके बाद एम में जो है SPD तीनों, एन में SPDF चारों, यानी 4 के 4 कक्षा जो है यहाँ पर होगा। के में ओनली 1 एस, एल में SP दोनों, एम में SPD तीनों, एन में SPDF चारों। अब आपको कभी कभी पूछ दिया जाता है एस में कितना इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, डी में कितना इलेक्ट्रॉन, एफ में कितना इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी जानिए। यहाँ पर के में जो है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 बिठा दीजिए। के में इलेक्ट्रॉन जो है 2 ठो है ये है, लेकिन अब पी में कितना है? तो देखिए यहाँ पर 8 लाने के लिए आपको 2 में कितना जोड़िएगा ताकि 8 आ जाए? 2 में कितना जोड़िएगा ताकि 8 आ जाए? तो 2 में जब 6 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, यानी 6 2 यहाँ पर 8 हो गया। यानी पी पर कितना इलेक्ट्रॉन? तो 6 ठो। तो देखिए एस पर 2 है ये है, तो है ये है, पी पर 6 ठो है ये, तो है ये है, लेकिन 18 बनाने के लिए 6 2 हो गया, यहाँ पर 8। अब 8 में कितना जोड़िएगा ताकि 18 हो जाए? तो 8 में जब आप 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा 18, यानी डी पर जो है 18 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद है 32। अब देखिए एस पर 2 ठो है ये है, पी पर 6 ठो है ये है, डी पर 10 ठो है ये है। तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। अब 18 में कितना जोड़िएगा ताकि 32 हो जाए? तो 18 में जब आप 14 जोड़िएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32, यानी एफ पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 14 इलेक्ट्रॉन होगा। यानी एस पर 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 14, यानी 2, 6, 10, 14,
दो 6 10 और 14 जो है यहाँ पर उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का संख्या है। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपकक्षाओं के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट आपको इतना झमेला नहीं रखना है। तो फॉर्मूला होता है 4n माइनस में 2, 4n माइनस में 2, यानी n का मान बैठाइए। n का मान यानी कि जहां जहां उपकक्षा की संख्या, जैसे पाला के लिए यानी s में, अगर s में निकालेंगे यही फॉर्मूला लगाएंगे 4n माइनस में 2। अब क्या करना है, 4n के जगह पर 1 डालिए माइनस में 2, यानी 4 माइनस में 2 कट करके आएगा यहाँ पर माइनस में 2, यानी s पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद अगर p में निकालना है तो p में कैसे निकालेंगे, तो p में निकालने के लिए फिर बैठाएंगे फॉर्मूला 4n माइनस में 2। अब जहां पर n है वहां पर डालिए 2 माइनस में 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 घटाइएगा तो यहाँ पर निकलेगा 6, यानी p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए जैसे आपको निकालना है d में, अब देखिए जैसे d उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में जानना है। फिर फॉर्मूला बैठाइए 4n माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पर 4 गुना में n के जगह पर d क्या है, तीसरा उपकक्षा, तो 3 माइनस में 2, तो 4 तिया होगा 12, 12 में से जब 2 घटाइएगा तो निकलेगा 10। अब निकालना है जैसे f में, f जो है यहाँ पर चौथा उपकक्षा है, यहाँ पर भी 4n माइनस में 2 वाला फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर भी 4n के जगह पर लिखेंगे 4 माइनस में 2। अब 4 चुका 16, और 16 में से जब 2 को घटाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 14। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जब 16 में से 2 घटाइएगा तो निकलेगा यहाँ पर 14। तो यहाँ पर S में कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में कितना है, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में कितना है, तो D में जो है 10 इलेक्ट्रॉन, और F में कितना है, तो F में जो है 14 इलेक्ट्रॉन। तो इतना कंसेप्ट आपको याद रखना है। इसी कंसेप्ट के आधार पर जो है आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाइएगा। तो आज के क्लास को जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है किस प्रकार से हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, संपूर्ण बातें जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आप ये संपूर्ण वीडियो को पूरी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी जो है आपको आगे समझ में आएगा, वरना समझ में आपको नहीं आ सकता है। तो पहले इस संपूर्ण बातें को जरूर कंप्लीट करिए, उसके बाद इसका हम पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द आपके सामने में पेश करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।